पढ़ंतु क्लासेस में सभी पढ़ंतुओं का स्वागत है। आज लेक्चर 6 है बायो का। तो लेक्चर 1 का बस प्रैक्टिस सेट दे पाया मैंने अभी तक। लेक्चर 2, 3, 4 का जो प्रैक्टिस सेट है आपका टेलीग्राम में भेज दिया जाएगा कल तक। तो अभी थोड़ा बिजी शेड्यूल के कारण नहीं हो पा रहा था, टेस्ट सीरीज ये सब के कारण। और लेक्चर 5 और 6 जो पाचन तंत्र है, ठीक, इसका परसों तक आपको प्रैक्टिस सेट वहाँ पे मिल जाएगा। तो इसको पढ़ के रखिए, कल और परसों प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव पाचन तंत्र ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आहार नाल में हम मुख गुहा को पढ़ लिए थे पार्ट 1 में। मुख गुहा में दांत पढ़े थे, जीवा पढ़े थे। होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक, या वहां पे पढ़ना है पहले। तो मानव पाचन तंत्र में 2 पार्ट था। एक तो आहार नाल जो मुख से स्टार्ट होकर पूरा, ठीक, आपका आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत, और उसके बाद क्या बोलते हैं, मलाशय और गुदा तक भी जाता है। और दूसरा ग्रंथियां ग्लैंड्स पढ़ना है। तो पहले तो चलते हैं किसमें, आहार नाल में, ठीक। पहले डिस्कस करते हैं किसमें, पूरा आहार नाल में, उसके बाद जाएंगे ग्रंथियों में। तो मुख गुहा तो हमारा हो चुका है पार्ट 1 में। अब देखिए, ये मान लो हमारा मुख है, तो ऐसे करके स्टमक तक, ये स्टमक है, मान लो स्टमक मतलब आपका पेट है ना, अमाशय तक ये भोजन ले जाने के लिए, आपके भोजन ले जाने के लिए जो नली रहती है, इसी को ग्रास नली कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ग्रास नली। इसी को क्या कहते हैं, ग्रास नली। ऑइसोफेगस है ना, इसोफेगस भी कहते हैं इसको। तो ग्रास नली में क्या याद रखना है, तो सबसे पहले तो ये मांसपेशी का बना होता है। किसका बना होता है, मांसपेशी का बना हुआ, 9 से 10 इंच लंबा होता है, ठीक। मसल का बना हुआ 9 से 10 इंच लंबा होता है। ये भोजन देखिए, यहाँ पे जो भी खाते हैं आप, उस लार्ज सलाइवा से मिलकर ये इसमें आता है। तो इसका जो दीवार है, ठीक, इसका जो दीवार है ये सिकुड़ता भी है और फैलता भी है, ठीक। इसके दीवार के सिकुड़ने और फैलने के कारण ही भोजन हमारा नीचे स्टमक तक जा पाता है, यहाँ पे नहीं अटकता। लेकिन मान लो कोई भोजन यहाँ पे अटक गया, ये मान लो भोजन है, ठीक। यहाँ पे मान लो कुछ भोजन हमारा, ठीक, अटक गया, स्टमक तक नहीं जा पा रहा है ना, स्टिक हो गया यहाँ पे। तो भोजन स्टिक हो जाने पर एक डायफ्राम होता है, ठीक। डायफ्राम अलग अलग जगह अलग अलग होता है, कान में भी होता है, गर्भाशय के गर्भ में भी होता है, झिल्ली टाइप का, जिसको डायफ्राम बोलते हैं। तो यहाँ पे डायफ्राम जो होता है मस्तिष्क को वाइब्रेट करता, वाइब्रेटर टाइप का होता है, समझ लीजिए बस अभी, जो मस्तिष्क तक संकेत पहुंचाएगा कि भोजन यहाँ पे फंस गया, आप कुछ काम करो। तो अगर भोजन यहाँ पे फंस गया और मस्तिष्क में डायरेक्ट, फिर डायफ्राम क्या करता है, संकेत पहुंचाता है, और डायफ्राम के कारण ही फिर हिचकी आने लगता है। क्या आने लगता है, हिचकी, ठीक। डायफ्राम के कारण ही फिर क्या आता है, हिचकी आता है। मान लो किसी के कारण, किसी भोजन कुछ कारण श्वास नली में चले जाए, है ना। तो अचानक से देखिएगा, जब भोजन श्वास नली में या कुछ भी पानी वानी श्वास नली में जाता है, तो अचानक से खांसी आता है हमको कि बाहर निकालो इसको जल्दी से। ये भी किसके कारण होता है, डायफ्राम ही काम करता है वहां पे। क्या काम, कौन काम करता है, डायफ्राम ही काम करता है, ठीक। और यहां पे मुख से स्टमक के बीच क्या है, ग्रास नली। यहां पे ग्रास नली और स्टमक को एक वाल्व जोड़ता है, जिसका नाम है स्फिंक्टर वाल्व। क्या नाम है, स्फिंक्टर
वॉल्व, ये स्फिंक्टर वॉल्व देखिएगा। बायो में जब भी वॉल्व देखें या कहीं पे भी, वॉल्व मतलब दो भागों को जोड़ने वाला कुछ चीज है। ये मांस, ये जो ग्रास नली है और स्टमक के बीच क्या पाया जाता है? स्फिंक्टर वॉल्व। यही स्फिंक्टर वॉल्व खाने को यहां तक तो आने देता है, लेकिन फिर से इधर जाने नहीं देता। किसके कारण? स्फिंक्टर वॉल्व, मतलब आमाशय से ग्रास नली में ना पहुंचे। नहीं तो आपका यहाँ पे कोई वॉल्व नहीं होता तो आप झुकते तो फिर से क्या भोजन ऊपर आ जाता। ठीक, ये कौन काम करता है यहाँ पे? स्फिंक्टर वॉल्व। ठीक, इतना चीजें हमको याद रखना है किसमें? ग्रास नली में। अब चलते हैं अमाशय में। चलिए अब देखते हैं अमाशय। स्टमक, स्टमक में मान लो ये मुख से ग्रास नली होते हुए भोजन कहाँ पे आता होगा? भोजन आता होगा स्टमक में। मान लो हमारा ये स्टमक है, ठीक, ये मान लो स्टमक है, अमाशय है। ठीक, अमाशय में सबसे पहले याद रखिएगा, इसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये अम्लीय माध्यम होता है। ठीक, हमारे अमाशय में क्या होता है? HCl। तो HCl एक अम्लीय माध्यम है, अम्लीय माध्यम है, इसलिए ये जीवाणु, जो भी जीवाणु आता है भोजन के साथ, बैक्टीरिया, एक तो लार ग्रंथि में भी बैक्टीरिया पाई जाएगी, अभी लार ग्रंथि पढ़ेंगे तो स्टमक में भी बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए क्या होता है? HCl होता है। HCl मतलब अम्ल, अम्ल मतलब जैसे तेजाब टाइप का होता है, समझ लीजिए। तो ये मान लो अम्ल आपका कोई भी जीवाणु होता है जो हमारे शरीर के लिए खतरनाक होता है, भोजन के साथ आ गया है, तो ये उसको नष्ट करता है, जीवाणुओं को क्या करता है? नष्ट करता है। पहला चीज याद रखिएगा। ठीक, मान लो HCl की मात्रा बढ़ गया, इसका क्वांटिटी बढ़ गया, ये लिमिटेड ही होना चाहिए भाई, नहीं तो आपके पेट में जलन होने लगेगा, क्योंकि ये अम्लीय माध्यम वाला है, एसिडिटी वाला है। ठीक, एसिडिक है। तो अम्लीय माध्यम HCl की मात्रा कब बढ़ता है? जब किसी खाने को देखकर आपको लालच आने लगे। ठीक, जैसे आपको इमली का नाम सुनते ही, या आपका अचार, ठीक, या आपका जो मनपसंद चीजें हैं, है ना, कोई मिठाई, तो देखिएगा सोचते ही आपका लार ग्रंथि काम करने लगता है। लार ग्रंथि मतलब लार आने लगता है, सलाइवा आपका आने लगता है मुंह में। जब मुंह में सलाइवा आने लगता है तो माइंड क्या करता है? अब भोजन आने वाला है करके, माइंड को तो नहीं पता है ना कि अभी भोजन नहीं आएगा, सिर्फ मेरा लालच है करके, तो भोजन आने वाला है करके यहाँ पे HCl की मात्रा स्रावित करता है, मतलब HCl जनरेट करने लगता है। तो कुछ भी लालच जो आते रहता है हम लोगों को, लालच आते रहा, बहुत दिन तक आपको लालच आते रहा किसी, तो आपका HCl की मात्रा बढ़ती जाएगी, जिससे एसिडिटी होने लगेगा। आपको क्या होने लगेगा? एसिडिटी। और बहुत दिन तक एसिडिटी होते रहे तो पेट में घाव बन जाता है, जिसको अल्सर नाम दिया जाता है, अल्सर की बीमारी। ठीक, क्या जैसे आप च्युइंगम भी चबाते रहे तो च्युइंगम चबाते च्युइंगम को अंदर तो नहीं लेते पेट में, तो च्युइंगम को बाहर फेंकते हैं, तो च्युइंगम में लार ग्रंथि काम करने लगता है, जिससे HCl की मात्रा बढ़ने लगती है पेट में। अब च्युइंगम आने को है पेट में, ऐसा लगता है माइंड को, लेकिन च्युइंगम आता नहीं, इसलिए च्युइंगम ज्यादा चबाने से भी एसिडिटी होता है। ठीक, एसिडिक अम्लीय माध्यम बढ़ जाता है, जिससे पेट में जलन होगा, है ना, और अल्सर की बीमारी भी हो सकती है। ठीक, ये पहला चीज HCl याद रखिएगा। यहाँ पे क्या होता है? HCl। यहाँ पे ये लगभग 30 सेंटीमीटर होता है। कितने सेंटीमीटर होता है स्टमक हमारा? लगभग 30 सेंटीमीटर। दूसरा चीज यहाँ पे हमको याद रखना है, यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं। ठीक, एंजाइम्स ही मैं बताया था पहला लेक्चर में, और हमारे पाचन ग्रंथियों का काम ही वही है
कि तीन मुख्य पदार्थ हैं हमारे पास। एक तो कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन और तीसरा वसा। ठीक, फैट है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। हमारा पाचन तंत्र मतलब क्या, पाचन प्रक्रिया मतलब क्या, इन तीनों को, ये तीनों जो आपके जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं इसको सरल कार्बनिक पदार्थ या ठोस को लिक्विड फॉर्म में बदलना। तो कार्बोहाइड्रेट किसमें चेंज होता था, तो कार्बोहाइड्रेट हमारा चेंज होता था ग्लूकोज में। किसमें, ग्लूकोज में। प्रोटीन हमारा पेप्टोन्स या आपका क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड में चेंज होना चाहिए। ठीक, अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल। और वसा आपका एट लास्ट वसीय अम्ल से किसमें चेंज होना चाहिए, आपका ग्लिसरॉल में। किसमें, ग्लिसरॉल में। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है पाचन का। तो अब क्या स्टमक में पहला क्वेश्चन होता है कि किसका पाचन नहीं हो पाता। इसमें कार्बोहाइड्रेट के लिए कोई पाचन एंजाइम नहीं है। ठीक, एंजाइम मतलब रस समझ लीजिए, जो चेंज करता है, जो आपको ठोस पदार्थ से आपका सरल पदार्थ में बदलने के लिए जो रस होता है उसी को एंजाइम्स नाम दिया गया है, ये समझ लीजिए अभी, है ना। प्रोटीन के लिए यहां पे होता है पेप्सिन, क्या होता है, पेप्सिन और रेनिन। ठीक, क्या क्या, पेप्सिन और रेनिन। और इसके लिए वसीय अम्ल के लिए, वसा के लिए गैस्ट्रिक लाइपेज होता है। क्या होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज। ये पेप्सिन जो है हम पहले भी याद कर चुके हैं, प्रोटीन पहले क्लास में, इसके प्रोटीन को पेप्टोड्स में बदलता है ना। और रेनिन जो है ये बच्चों में, बच्चे जो दूध पीते हैं उसमें कैसीन नाम का प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन, कैसीन नाम का प्रोटीन। इस कैसीन नाम की प्रोटीन को वो आपके पेप्टोड्स में बदलता है, अमीनो एसिड में बदलता है। कैसीन नाम, बच्चे जो दूध पीते हैं। गैस्ट्रिक लाइपेज वसा को वसीय अम्ल में या ग्लिसरॉल में बदलता है। ठीक, तो ये किसके एंजाइम्स हैं आपके, ये आपके स्टमक के। किसके, स्टमक के। स्टमक में लगभग 4 से 5 घंटे आपके भोजन रह पाते हैं। ठीक, कितना, 4 से 5 घंटा ही भोजन रहता है। और सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन यहाँ पे, स्टमक में किसको पचाने हेतु एंजाइम्स नहीं होते, कार्बोहाइड्रेट। हालांकि कार्बोहाइड्रेट छोटी आंत में भी होगा पचाने के लिए और लार में भी होगा, लार ग्रंथि में। लेकिन कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए कहाँ पे, स्टमक में नहीं होता। कहाँ पे नहीं होता, स्टमक में। कार्बोहाइड्रेट मतलब जैसे चावल खाए आप, शुगर चीजें कुछ खा रहे हैं, वो स्टमक में नहीं पच पाता। ठीक, तो अभी हमको ये चीज याद रखना है, पहला एक पेप्सिन, दूसरा रेनिन और तीसरा गैस्ट्रिक लाइपेज। इसको अच्छे से याद रखना है कि ये तीनों कहाँ के एंजाइम्स हैं, हमारे स्टमक के। पेप्सिन का काम प्रोटीन को चेंज करना है, रेनिन का काम बच्चों के दूध में जो प्रोटीन होता है उसको चेंज करना है, और गैस्ट्रिक लाइपेज वसा को वसीय अम्ल में चेंज करता है। ठीक, ये है आपका क्या, स्टमक। क्या, स्टमक। अब चलते हैं छोटी आंत में पहले, फिर चलेंगे बड़ी आंत में। अब देखते हैं छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह पार्ट है ये आहार नाल का। सबसे पहला चीज याद रखना है, इसलिए आहार नाल का पूरे हम जितना भी पढ़े हैं अभी तक, आहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा यही है। ठीक, नाम छोटा है लेकिन सबसे लंबा, आहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा कौन है, छोटी आंत, है ना। लगभग 6 से 7 मीटर लंबा होता है। कितना, 6 से 7 मीटर लंबा होता है आहार नाल हमारा, सॉरी आहार नाल में छोटी आंत।
दूसरा, तो इसको छोटी क्यों बोलते हैं, छोटा स्मॉल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका व्यास डायमीटर, बड़ी आंत में डायमीटर बड़ा होता है। ठीक, जो ये व्यास होता है उसका मोटाई होता है ना। ठीक, तो ये उसका व्यास जो होता है वो छोटा होता है, इसलिए इसको नाम दिया गया है छोटी आंत। ठीक, तीसरा चीज क्या याद रखना है हमको इसमें, छोटी आंत यहीं पे भोजन का अवशोषण होता है, ऑब्जॉर्प्शन, मतलब भोजन ऑब्जर्व किया जाता है यहां पे। ठीक, ऑब्जर्व होना मतलब अब जो रस बन गया है उसको एक सूक्ष्मांकुर होता है इसमें, सूक्ष्म अंकुर, जिसको विली नाम से याद रखना, विली, क्या नाम से, विली। सूक्ष्मांकुर में जो अवशोषित भोजन होते हैं, ठीक, इस यहीं पे ऑब्जर्व होते हैं, मतलब जो भोजन होते हैं, भोजन जितने भी कन्वर्ट हुए हैं हमारे, ठीक, किसमें आपके वसा जो वसीय अम्ल में बदल गया, प्रोटीन जो पेप्टोड्स में बदल गया, आपका कार्बोहाइड्रेट जो आपके किस में बदल गए होंगे, आपके कार्बोहाइड्रेट आपके ग्लूकोज में बदल गए होंगे, वो सब विली के थ्रू ही क्या होगा अवशोषण होगा छोटी आंत में। ठीक, और सूक्ष्मांकुर बाद में फिर ब्लड तक ले जाएगा, ये सब है ना। चौथा चीज इसमें याद रखना है, छोटी आंत में जो भोजन का पाचन नहीं हो पाएगा, मान लो कुछ भोजन है जो अपचित है, मतलब भोजन का पाचन नहीं हो पाया, तो ये मल के साथ उसको भेज देता है। ठीक, आगे मल के साथ ही भेज देता है। एक लास्ट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, छोटी आंत में पूर्ण रस होता है। पूर्ण रस मतलब छोटी आंत में जो एंजाइम होता है, छोटी आंत रस कहलाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जूस कहलाता है। छोटी आंत का रस, छोटी आंत जो एंजाइम होता है उसको छोटी आंत रस बोलते हैं। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन जूस, ये पूर्ण रस होता है। अब ये पूर्ण रस क्या होता है, टोटल जूस बोलते हैं इसको। पूर्ण रस क्यों, क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट, हमारा 3 चीज मेन है ना, पहले से बोलते जा रहा हूं, प्रोटीन और वसा, फैट, तीनों को ये सरल अणुओं में बदलता है। इसको ग्लूकोज में, इसको पेप्टोड्स में, इसको अमीनो एसिड्स में, या इसको वसीय अम्ल में, है ना। तीनों को बदलने का इसके पास पावर रहता है छोटी आंत में। लेकिन अमाशय में कौन सा चीज नहीं बदल पा रहा था, किसका एंजाइम नहीं था, कार्बोहाइड्रेट का, इसलिए इसका नाम है पूर्ण रस। ये मुख्यतः क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय, अम्लीय नहीं होता है, ये क्षारीय होता है। ठीक, छोटी आंत का रस क्या होता है, क्षारीय होता है, और छोटी आंत रस पूर्ण रस कहलाता है। एक और रस पूर्ण रस कहलाएगा जो अभी ग्रंथियों में पढ़ोगे आप लोग, है ना, अग्नाशय रस जो होगा वो पूर्ण रस होगा। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों को जो चेंज करता है उसको पूर्ण रस बोलते हैं छोटी आंत में। ठीक है, इतना। और ये 2 चीज और याद रखिएगा, इसके 2 मुख्य भाग होते हैं। ठीक, मेन पार्ट्स होते हैं। एक कहलाता है ग्रहणी, ड्यूोडेनियम, और एक कहलाता है आपका इलियम। इलियम, ठीक, ग्रहणी और इलियम। ठीक, ये जो भोजन का अवशोषण हो रहा है सूक्ष्मांकुर, ये कहां पे होता है, इलियम में होता है। कहां पे, इलियम। तो कभी कभी पूछता है कि भोजन का अवशोषण विलाई नहीं दिया रहेगा या सूक्ष्मांकुर नहीं दिया रहेगा, तो आंसर क्या लेंगे आप, इलियम। ठीक, दूसरा ग्रहणी, जिसको ये डीओ ये होता है, जिसको ड्यूोडेनियम कहते हैं। तो ग्रहणी में ही पित्त रस का बहाव होता है, स्रावण होता है। पित्त रस जो अग्नाशय से जुड़ा होता है। ठीक, बस इतना याद रखना है, किसमें, छोटी आंत में। अब चलते हैं बड़ी आंत, किसमें, बड़ी आंत में।
चलिए आहार नाल में लास्ट, अब देखिए आहार नाल में लास्ट बड़ी आंत होता है। क्या होता है? बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। लेकिन यहां पे भोजन का पाचन नहीं होता, भोजन का पाचन। तो अब क्वेश्चन आता है आहार नाल में भोजन का पाचन का अंतिम स्थान कौन सा है? तो छोटी आंत। भोजन के पाचन का अंतिम स्थान छोटी आंत। लेकिन यहां पे क्या होता है? अनपचे जो भोजन होते हैं उसका उत्सर्जन होगा। ठीक, अनपचे भोजन को ये अस्थायी रूप से संग्रहित किया रहता है ना। अनपचे भोजन का उत्सर्जन, यहाँ पे भोजन का पाचन नहीं होगा। तो दूसरा चीज यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे पानी एवं खनिज का अवशोषण होता है यहाँ पे। ठीक, वाटर इन सब का अवशोषण होता है। जो भी खनिज रहते हैं उसका अवशोषण होता है, अब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन मान लो यहाँ पे पानी और खनिज का अवशोषण बिगड़ गया, बड़ी आंत नहीं कर पा रहा है, इसी से आपको उल्टी आना, दस्त आना ये चालू होता है। ठीक, उल्टी दस्त चालू हो गया मतलब आपका बड़ी आंत ठीक से काम नहीं कर पा रहा है ना। तीसरा चीज यहाँ पे याद रखना है हमको, इसमें सिकम, कोलन और मलाशय होता है। इसका 3 भाग, क्या क्या? शिकम, कोलन और मलाशय, जिसको रेक्टम कहते हैं। ठीक, शिकम, कोलन, रेक्टम। तो मलाशय का तो नाम सुनते ही समझ गए होंगे, यहीं पे अनपचे भोजन का क्या होगा? अस्थायी रूप से जमा होता होगा, है ना, मलाशय में, रेक्टम में। सिकम में एक चीज याद रख लीजिएगा, सिकम के नीचे सिरे पर अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स मानव शरीर में होता तो है लेकिन ये कोई काम नहीं आता अपेंडिक्स हमारा। ठीक, पाचन में कोई काम नहीं आता, इसलिए इसका अवशेषीय अंग है। पाचन के लिए ये कौन सा अंग है? अवशेषीय अंग, वेस्टिजियल ऑर्गन है ये भी। एक और वेस्टिजियल अवशेषीय अंग पढ़े हम लोग, दाढ़, विजडम टूथ, टीथ, है ना। ठीक, और दूसरा अवशेषीय अंग अपेंडिक्स। लेकिन ये याद रखिएगा, अपेंडिक्स जो है हमारे शरीर में पाचन का काम नहीं कर रहा है, लेकिन ये जानवरों के पाचन क्रिया में ये भाग लेता है अपेंडिक्स भी। ठीक, अपेंडिक्स जानवरों के में लेता है, हम लोगों में कोई काम का नहीं है, लेकिन अपेंडिक्स मानव शरीर में भी होता है। ठीक, सिकम, कोलन, मलाशय। मलाशय के बाद गुदा होता है, गुदा में जाके फिर भोजन, अनपचे भोजन स्रावित हो जाते हैं, है ना। ये है आपका क्या? आहार नाल। क्या है? आहार नाल। अब चलते हैं ग्रंथियों में, ग्लैंड्स में। मानव पाचन तंत्र का दूसरा भाग था ग्लैंड्स, है ना। तो यहाँ पे सिकम, कोलन, मलाशय, चलो ठीक है। चलिए ग्रंथि देखते हैं, ग्लैंड्स। मानव पाचन तंत्र के कौन कौन से ग्लैंड्स हैं? तो ग्रंथि, ग्लैंड्स पहले क्या होता है? जो भोजन का स्त्रावण करता है। ठीक, भोजन का क्या करता है? स्त्रावण। जो भोजन का स्त्रावण करता है, एक्जिटेटिव करता है फूड का। तो अब भोजन का स्त्रावण मतलब क्या? स्त्रावण मतलब क्या? जैसे जूस निकालना, जैसे फल से जूस निकाल रहे हैं, तो जूस निकालना एक स्त्रावण हो गया, है ना। कपड़े को आप धोते हैं, उसके बाद पानी निकालते हैं, तो वो इसका स्त्रावण हो रहा है। और उसके बाद भोजन के स्त्रावण के बाद ही तो ठोस पदार्थ से जब स्रावित रूप में आएगा, तभी तो भोजन फिर रक्त में जाकर अवशोषित हो पाएगा ना भाई। तो मेन कौन होते हैं? ग्रंथि ही होते हैं जो भोजन का स्त्रावण करवाती। ठीक, अभी तक कुछ ग्रंथियां पढ़े हैं, ठीक, एंजाइम्स के रूप में। बहिस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि 3 प्रकार के होते हैं, एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन और मिक्स्ड। बहुत इजी है, जैसे नाम है वैसे ही। अब मानव पाचन तंत्र में क्या चीज था? आहार नाल। क्या था हमारे पास? आहार नाल था, अभी जो पढ़े हम लोग,
ठीक, ऐसे ग्रंथि बहिस्रावी ग्रंथि कहलाते हैं जो आहार नाल के बाहर रहते हैं। आहार नाल के बाहर रहकर एक नलिका होती है, नलिका से आहार नाल तक स्त्रावित भोजन को पहुंचाते हैं, उसको बहिस्रावी कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि किसको बोलते हैं? अंतःस्रावी जो आहार नाल के अंदर ही होते हैं या दीवारों में चिपके रहते हैं, उसको अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। और मिश्रित जो दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ठीक, लेकिन आप लोग ऐसे याद रखिएगा, बहिस्रावी ग्रंथि जिसमें बाहर है तो नलिका होती है, और ये एंजाइम के थ्रू ही आएंगे। किसके थ्रू? एंजाइम। ये बहिस्रावी ग्रंथि, तो बहिस्रावी ग्रंथि मतलब एंजाइम्स की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। अंतःस्रावी ग्रंथि में नलिका नहीं होगा, और इसमें अंतःस्रावी ग्रंथि में हार्मोन्स पढ़ेंगे। जो भी हार्मोन्स होते हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथि में आएंगे। मिश्रित ग्रंथि क्या होता है? जो एंजाइम भी हो, जिसमें एंजाइम्स भी हो और हार्मोन्स भी हों, दोनों हों। हालांकि हार्मोन्स अभी नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा लेट में पढ़ेंगे, और हार्मोन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बायो का, तो उसको मिश्रित बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मिश्रित। अब देखिए तो कौन कौन से बहिस्रावी ग्रंथि हैं? जो लार ग्रंथि हैं, जो हमारे क्या हैं? लार ग्रंथि, सलाइवा वाले। ठीक, लार ग्रंथि इसी में पढ़ना है। उसके बाद स्टमक, ठीक, जिसको हम बोलते हैं अमाशय। स्टमक के बाद हमारा यकृत, लीवर। ठीक, ये 3 मेन है, और भी होते हैं लेकिन ये 3 मेन है। अंतःस्रावी में आपके जठर रस आते हैं, जठर रस, गैस्ट्रिक जूस है ना। आपके मिश्रित में अग्नाशय, अमाशय नहीं है ये, अग्नाशय, पेनक्रियास कहेंगे, पेनक्रियास। तो अभी हमको क्या पढ़ना है? पहले इसको तो अच्छे से याद रख लेना है, क्योंकि कभी कभी ये पूछता है कि निम्न में से कौन बहिस्रावी ग्रंथि है, कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि है, कौन सा मिश्रित को बहुत बार पूछता है। मिश्रित ग्रंथि कौन सा है? अग्नाशय, एकमात्र। अभी पढ़ेंगे एकमात्र जो अग्नाशय है अभी, ठीक, पेनक्रियास। और बहिस्रावी ग्रंथि लार, अमाशय, यकृत, जठर रस जो होगा अंतःस्रावी ग्रंथि होगा। तो अभी लार, अमाशय, यकृत और अग्नाशय, ये 4 चीज पढ़ेंगे, अंतःस्रावी हार्मोन्स में देखेंगे। ठीक, चलिए पहले स्टार्ट करते हैं लार ग्रंथि से। किससे? लार। चलिए पहले देखते हैं लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि जो मुख में होता है, मुख गुहा में होता है लार, है ना। तो एक तो लार का, सलाइवा का पीएच मान 6.8 होता है। कितना होता है? 6.8। पहला चीज याद रख लेना है। लार में 99% वाटर होता है। ठीक, जल कितने होते हैं? 99%। 1% बस एंजाइम होते हैं, लेकिन एंजाइम मुख से ही, मतलब यहाँ पे भोजन का स्त्रावण मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि लार में एंजाइम्स होते हैं। 1% ही एंजाइम होते हैं। तो लार में 2 प्रकार के एंजाइम होंगे। कितने प्रकार के? 2। एक तो टाइलिन, दूसरा लाइसोजाइम। टाइलिन पी साइलेंट होता है, और लाइसोजाइम। ठीक, अब ये दोनों को अच्छे से याद रखना है हमको। टाइलिन जो होता है ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ठीक, स्टार्च मतलब भाई कार्बोहाइड्रेट समझ जाइए आप लोग, है ना। एक कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। हम पहले ही लेक्चर से याद किए हैं, इसके जस्ट पहले। टाइलिन का काम है कि स्टार्च को माल्टोज में बदलना। ठीक,
अब स्टार्च को जो माल्टोज में बदलता है वो कौन है? ये टाइलिन, ये तो एंजाइम है। मतलब यहां पे ये इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक, बाकी का नहीं होता मुख से, आपके प्रोटीन का वसा का नहीं होता, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही स्टार्ट हो गया। स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का नहीं हुआ, बाकी दोनों का हुआ, और छोटी आंत में तीनों का होता है, इसलिए वो पूर्ण रस कहलाता है ना भाई। ठीक, स्टार्च को माल्टोज में बदलते कौन जो हमारे मुख में होता है वो कौन है? स्टाइलिन। लाइसोजाइम जो होता है, लाइसोजाइम ये पाचन नहीं करता, लेकिन भोजन में जो बैक्टीरिया हो आएंगे, ठीक, भोजन में जो भी जीवाणु आएंगे जो हमारे लिए हानिकारक होगा, इसको नष्ट करता है। ये क्या करेगा? ये नष्ट करेगा। तो हमारे मुख में ही भोजन या जीवाणुओं का, भोजन में जो आए जीवाणुओं को नष्ट करने का काम कौन करता है? याद रखिएगा, लाइसोजाइम। ठीक, जीवाणुओं को नष्ट करने का। और एक तो मुख में स्टार्ट हो जाता है, दूसरा चीज कहाँ पे होता है? दूसरा स्टमक में भी जीवाणुओं को नष्ट किया जाता है। तो लाइसोजाइम, इसीलिए लाइसोजाइम में बैक्टीरिया को नष्ट करता है। इसीलिए गौमूत्र जो होता है, गौमूत्र, उसमें सबसे ज्यादा मतलब सर्वाधिक मात्रा में लाइसोजाइम निकलता है। सर्वाधिक मात्रा में क्या निकलता है? लाइसोजाइम। इसलिए कई लोग देखना बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए गौमूत्र भी पीते हैं, है ना, या किसी घाव में लगाते हैं, है ना, घाव में लगाते हैं। ठीक, और जैसे कोरोना के लिए क्या गौमूत्र का इस्तेमाल कीजिए, ये सब, क्योंकि उसमें जो भी बैक्टीरिया होगा वो नष्ट हो जाएगा, ऐसा सोच रहे हैं लाइसोजाइम। अब देखिए इसमें तीसरा चीज याद रखना है, ये 3 प्रकार का होता है। क्या आपके लार ग्रंथियां 3 प्रकार का होता है? 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक तो पैराटाइड, एक सब मैक्सिलरी और एक सबलिंगुअल। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस ये याद रख लीजिएगा कि लार ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि है आपका पैराटाइड। क्या है? पैराटाइड। बाकी तो ये सब इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइलिन और लाइसोजाइम, है ना। मुख में जो मुख के भोजन में जो अनचाहे जीवाणु बैक्टीरिया आते हैं, ठीक, उसको नष्ट कौन करता है? लाइसोजाइम। इसको जैसे भी करके आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक। अब देखिए चलते हैं अमाशय के एंजाइम्स में। अमाशय का जो एंजाइम्स है अभी देखे थे, ठीक, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। अमाशय में जो स्टमक में जो एंजाइम्स पाए जाते हैं भोजन को पचाने के लिए, एक तो पेप्सिन, दूसरा रेनिन और तीसरा गैस्ट्रिक लाइपेज होता था ना, ठीक, पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज। तो पेप्सिन क्या करता था? प्रोटीन को पेप्टोड्स में बदलता था, पेप्टॉन्स में बदलता था। रेनिन क्या होता था? बच्चों के दूध में जो कैसिन नाम का प्रोटीन होता था उसको पेप्टोड्स में बदलता था, है ना। और लाइपेज वसा को वसीय अम्ल में बदलता था। याद कीजिए, अभी अभी पढ़े हैं, है ना, इसी लेक्चर में पढ़े हैं अमाशय का जो एंजाइम्स हैं, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। तो पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज, या हाँ, और अमाशय में कार्बोहाइड्रेट के लिए कोई से भी को पचाने के लिए कोई सा भी एंजाइम नहीं होता, ठीक। अब देखते हैं यकृत, लीवर। अब देखिए यकृत, लीवर, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा, सभी चीजें इसमें याद रखिएगा। ये मान लो लीवर है आपका, लीवर से यकृत से जुड़ा होता है पित्ताशय, ठीक, पिछला वाला भाग में पित्ताशय, गॉल ब्लैडर कहते हैं जिसको, पित्ताशय, है ना। पित्ताशय से देखिए, लीवर में, लीवर से ही पित्त रस निकलता है, स्रावित होता है। पित्त रस कहां से निकलता है? तो लीवर से।
कहाँ से? लीवर से। ये पित्त रस कहाँ पे जमा होता है? तो पित्ताशय में। कहाँ पे जमा, कहाँ पे होगा? ठीक, तो पित्ताशय में। कहाँ पे? पित्ताशय में। ये पित्त रस जिसको बाइल जूस कहते हैं, है ना। ये पित्त रस का पीएच मान 7.7 होता है, मतलब लगभग क्षारीय होता है। तो पित्त रस का पीएच मान क्या होता है? 7.7 होता है, याद रखिएगा। ये पित्त रस पित्ताशय में जाके फिर छोटी आंत में जाता है। किस में जाता है? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके पाचन क्रिया होता है। तो कभी कभी क्या होता है, गॉल ब्लैडर किसी किसी खराब हो जाता है, पित्ताशय, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जो लीवर से जो पित्त रस निकल रहे हैं डायरेक्ट कहाँ पे चले जाते हैं? छोटी आंत में। लेकिन उससे क्या होता है, बार बार आपको पित्त रस अब ज्यादा बनने लगेगा, ये क्योंकि पित्ताशय में जमा हो रहा था, तो पित्त रस ज्यादा बनने लगेगा, तो छोटी आंत में ज्यादा पित्त रस जाएगा तो भी दिक्कत है। तो इसको मेंटेन करने के लिए, जिसका पित्ताशय गॉल ब्लैडर खराब हो जाता है या जिसका निकाल दिया जाता है किसी खराबी के कारण, तो उसको बार बार खाना पड़ेगा, मतलब हर 3 घंटे में खाना पड़ता है। कई जानवरों में पित्ताशय नहीं होते, गॉल ब्लैडर नहीं होते, उनको वैसे जानवर बार बार खाते रहते हैं, देखिएगा, है ना। तो अब छोटी आंत में जाते, छोटी आंत में सभी का पाचन क्रिया होता है ना। दूसरा चीज, ये सबसे बड़ी, लीवर ही सबसे बड़ी क्या है? बहिस्रावी ग्रंथि है। क्या है? सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर। तीसरा चीज, यहां पे विषैले जो पदार्थ होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं लीवर में पित्त रस के कारण। ठीक। चौथा चीज, यहीं पे विटामिन का संश्लेषण का संग्रहण होता है और यही निर्माण करता है विटामिन को हमारे शरीर के लिए। ठीक। तो विटामिन का संग्रहण करता और निर्माण करता भी कौन? यही। यकृत ही हमारे तनाव तंत्र का नियामक होता है। किसका? तनाव तंत्र का। छोटी आंत में यहाँ पे याद रखिएगा एक चीज और, छोटी आंत में एक तो छोटी आंत का ही रक्त होता, छोटी आंत रस होता है, जिसको पढ़ चुके हैं अभी, देखिए। ठीक, अगर नोट कर रहे होंगे तो समझ में आ गया। छोटी आंत का रस, तो छोटी आंत का रस का पाचन भी छोटी आंत में होता है। दूसरा अभी जो पढ़ रहे हैं पित्त रस, पित्त रस का भी पाचन कहाँ पे होता है? छोटी आंत में ही होता है। कहाँ पे होता है? छोटी आंत में ही होता है पाचन। ठीक। और तीसरा जो अग्नाशय रस पढ़ेंगे, अग्नाशय रस, तो अग्नाशय रस का भी पाचन कहाँ पे होता है? छोटी आंत में। कहाँ पे होता है? छोटी आंत में। तीनों का पाचन कहाँ पे होता है? छोटी। लेकिन छोटी आंत का रस छोटी आंत से निकलेगा। पित्त रस कहाँ से निकलता है? तो यकृत से, लीवर से। और अग्नाशय रस अग्नाशय से निकलेगा। ठीक। एक और देख लेते हैं अग्नाशय रस, है ना। ये तो अंतःस्रावी हार्मोन्स में के साथ जोड़ के पढ़ लेंगे, जठर रस को। ठीक। अग्नाशय रस को, इतना चीजें अच्छे से याद रखना है आपको। चलिए अब देखते हैं अग्नाशय। ठीक। अग्नाशय रस, चलिए इसको हटाते हैं। अग्नाशय में ये मिक्स्ड आपके ग्रंथि है। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, इसमें एंजाइम और हार्मोन्स दोनों पाए जाएंगे, इसलिए मिक्स है। एंजाइम कौन कौन से और हार्मोन्स कौन कौन से? तो एंजाइम्स में आपके ट्रिप्सिन, क्या? ट्रिप्सिन। दूसरा लाइपेज, और तीसरा एमाइलेज। एमाइलेज तो आप बोलोगे, अगर ठीक से ध्यान देके पढ़ रहे होगे, तो एमाइलेज तो हमारे मुख में भी था। ठीक। तो वहां पे कार्बोहाइड्रेट का, तो एमाइलेज यहां पे भी होता है ना, याद रखिएगा अग्नाशय। तो एंजाइम 3, एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। ठीक। कार्बोहाइड्रेट को किस में बदलेगा? ग्लूकोज में।
ठीक। लाइपेज जो होगा ये वसा को वसीय अम्ल में पाचन करेगा, वसा का पाचन करेगा। और ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन को पेप्टोड से सब में बदलेगा। तो अब प्रोटीन के लिए भी यहां पे होता है, ठीक, ट्रिप्सिन। वसा के लिए भी लाइपेज होता है और कार्बोहाइड्रेट के लिए एमाइलेज एंजाइम होता है। मतलब तीनों प्रकार का पाचन यहाँ पे हो रहा है, इसलिए ये भी एक पूर्ण रस कहलाता है। ठीक, अग्नाशय रस भी एक क्या कहलाता है? पूर्ण रस कहलाता है। पूर्ण रस जिसमें तीनों का पाचन हो। ठीक, अब देखिए इसमें हार्मोन्स कौन कौन से पाए जाते हैं। तो एक तो इंसुलिन जो बहुत फेमस है, ग्लूकेगॉन जो ज्यादा फेमस नहीं है, इंसुलिन बहुत फेमस है। इंसुलिन को पढ़ लेते हैं, देखिए यहीं पे, हालांकि आगे भी पढ़ना है। इंसुलिन जो होता है अग्नाशय में हार्मोन्स होता है जिसको इंसुलिन बोलते हैं। इंसुलिन यही ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। जिस कार्बोहाइड्रेट वाला चीज खाएंगे तो बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट या स्वीट्स खा दिए आप लोग, शुगर खा दिए, तो अब ग्लूकोज निकलेगा। ग्लूकोज की मात्रा को अगर नियंत्रित नहीं करोगे तो शुगर होगा। तो इंसुलिन ही ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण करता है। देखिए ग्लूकोज को, ये अतिरिक्त ग्लूकोज जो भी होते हैं, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होते हैं, ठीक, उसको एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में यही बदलता है। किसमें? ग्लाइकोजेन में परिवर्तित करता है। कौन? इंसुलिन। मान लो इंसुलिन की मात्रा कम हुई तो ऑब्वियस है किसकी मात्रा बढ़ जाएगी? हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। अब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी मतलब रक्त अब गाढ़ा होगा। ठीक, ग्लूकोज की मात्रा मतलब कार्बोहाइड्रेट मतलब स्वीट्स, जो भी शुगर ज्यादा आने लगेगा, जिससे हमको शुगर की बीमारी होगी, मधुमेह की। तो याद रखना, इंसुलिन की मात्रा घटने के कारण ग्लूकोज बढ़ जाता है, जिससे रक्त गाढ़ा होगा और मधुमेह की बीमारी होगी। ब्लड प्रेशर हाई होगा, मधुमेह हाई हो जाएगा। ठीक, ये क्या है? आपका इंसुलिन। क्या है ये? आपका इंसुलिन। ठीक, पहले तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि पेप्टोस कहाँ की ग्रंथि है ना, लाइपेज कहाँ की ग्रंथि है, ट्रिप्सिन कहाँ की ग्रंथि है, एमाइलेज यहाँ भी है और कहाँ पे है। ठीक, ये सब याद करना है। पहली बार में जो पहली बार पढ़ रहा होगा उसको थोड़ा दिक्कत जाता है। इसके बाद पढ़ते बार, मान लो तो आप 3 बार रिवीजन किए तो यही आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। कुछ चीजें आप जानने लगेंगे, आपके शरीर का ही पार्ट है। बायो हार्ड नहीं है, जो आप कई लोग बोलते हैं बायो बहुत हार्ड है, इसको बाद में पढ़ेंगे, ये बहुत इजी है। लेकिन जो नाम सुनते हैं वो पहली बार सुनते हैं, इसलिए उसको दिक्कत होता है। तो नाम को 2-3 बार रिवीजन करो तो बहुत इजी लगता है फिर चीजें, है ना। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। देखिए अब देखिए, मानव पाचन तंत्र में 1-2 चीजें और याद रख लीजिएगा। पहला चीज कि व्हेल मछली और मेंढक में, किसमें व्हेल मछली और मेंढक में लार ग्रंथियां नहीं होते। ठीक, दूसरा चीज बेरियाटिक सर्जरी क्या है पूछता है। तो बेरियाटिक सर्जरी वर्तमान में बहुत फेमस है। मोटापा को कम करने के लिए छोटी आंत को काट कर छोटा कर दिया जाता है, क्योंकि सभी का पाचन अंततः लगभग पाचन कहाँ पे होता है? छोटी आंत में ही होता है। तो छोटी आंत को काट कर छोटा करते हैं उसका, तो भूख कम लगता है। ठीक, तो मोटापा को कम करने के लिए जो बेरियाटिक सर्जरी करवाए हैं, मतलब उसका छोटी आंत को काटा जाता है उसमें। ठीक, एक तो बेरियाटिक सर्जरी को याद रखिएगा। दूसरा याद रखिएगा मेजेंट्री। पाचन तंत्र में
एक नया खोज हुआ है मेजेंट्री, भी हमारे पाचन तंत्र में होता है, लेकिन ये इसका क्या काम है, क्या वर्क है, अभी तक ठीक से पता नहीं चला है। बस मेजेंट्री करके याद रखिएगा, मेजेंट्री एक नया खोज हुआ है करके। ठीक। अग्नाश आपका यकृत सबसे बड़ा ग्रंथि है आहार नाल में, उसके बाद दूसरा बड़ा ग्रंथि अग्नाशय है। कौन सा है? अग्नाशय, जो मिश्रित है हमारा। ठीक, ये भी याद रखिएगा। इसको बार बार रिपीट करके अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये मनुष्य का पाचन तंत्र। अभी आप बच गया एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय का। तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय को श्वसन जब मैं नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करूंगा तो उसमें एक एक करके 2 लेक्चर्स में खत्म कर देंगे श्वसन को भी। ठीक, चलिए।